ये घटना घटी 28 जुलाई 2016 को, जब एक महिला पुलिस वालों के पास जाती है और उसने पुलिस वालों को बताया कि जनाब, मेरे बेटे के साथ अक्सर मेरी बातें होती रहा करती थी, लेकिन कल से ही मेरी उसके साथ बातें नहीं हो रही हैं। पता नहीं वो कहाँ पर चला गया। जब भी वो बाहर जाया करता था तो वो मेरे पास कॉल कर दिया करता था। और ये सारी ही बातें, जो कुछ भी वो महिला पुलिस वालों को बता रही थी, ये सारी ही बातें सुन लेने के बाद पुलिस वाले इस केस के ऊपर काम करने भी लगते हैं, क्योंकि वो जो इस टाइम गायब हुआ था, इस महिला का बेटा, वो एक काफी बड़ा कारोबारी था। तो पुलिस वाले तुरंत हरकत में आ जाते हैं और इस केस के ऊपर कार्रवाई करने लगते हैं। पुलिस वाले अपनी पूरी ही छानबीन कर लेने के लिए इसके घर पर जा पहुंचते हैं, क्योंकि इस महिला का कहना था कि जनाब, हो ना हो, मुझे इस बात का शक है कि जो आज के टाइम में मेरा बेटा गायब हुआ है, उसके पीछे मेरी बहू का हाथ हो सकता है। और जब पुलिस वाले भास्कर सेट्टी नाम के उस व्यक्ति के घर पर पहुंचते हैं तो वहां पर पुलिस वाले उसकी पत्नी राजेश्वरी सेट्टी से मिलते हैं। वो लोग उसके साथ बैठकर कुछ एक देर तक बातें करते हैं और उनसे सारी ही बातें पूछने लगते हैं कि आखिरी टाइम में वो घर से कब निकले थे, कहां पर जाने के लिए बोलकर वो गए थे, और इन्हीं सारी चीजों के बारे में पुलिस वाले उनसे पूछ रहे थे। उन्होंने उनके बेटे नवनीत से भी इन सारी ही चीजों के बारे में पूछा, लेकिन वहां से कोई भी ऐसी चीज पुलिस वालों को पता नहीं चली जिससे कि वो लोग पता लगा पाए कि आज के टाइम में भास्कर कहां पर चला गया होगा। तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा इस केस के बारे में डिटेल और ज्यादा निकालने लगते हैं, अपने सारे ही मुखबिरों को एक्टिव कर देते हैं और इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। लेकिन आखिर में जब पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता है तो पुलिस वाले इस घर में रहने वाले भास्कर की पत्नी राजेश्वरी का कॉल ट्रेस करने लगते हैं और इन सारी ही चीजों की वो लोग डिटेल भी निकालने लगते हैं कि आखिरी टाइम में अगर भास्कर के मोबाइल को देखा जाए तो वो कहां पर मौजूद था, उसकी पत्नी का मोबाइल कहां पर मौजूद था, और इसके साथ साथ इनके बेटे का मोबाइल कहां पर मौजूद था। और उन सारे ही मोबाइल्स का नेटवर्क उस घर में ही आखिरी टाइम में एक्टिव दिखाई दे रहा था। राजेश्वरी के मोबाइल को अगर देखा जाए या फिर उसके बेटे नवनीत के मोबाइल को अगर देखा जाए तो उनका मोबाइल की जो लोकेशन थी, जो ट्रेस पुलिस वालों ने किए थे, उनसे यही बात पता चलती है कि आखिरी टाइम में भास्कर का मोबाइल यहां पर बंद हो गया था। और अभी तक अगर देखा जाए राजेश्वरी के फोन पर कोई भी फोन नहीं आया है। तो अभी तक तो पुलिस वालों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इन सारी ही चीजों के पीछे राजेश्वरी हो सकती है। तो वो लोग बाकी सारे एंगल्स से भी इस केस की छानबीन कर रहे थे। लेकिन जो सबसे अजीब बात पुलिस वालों को लगी वो ये थी कि आखिरी टाइम में अगर देखा जाए भास्कर के मोबाइल को तो वो अपने घर पर ही बंद हो गया था। और जिस टाइम ये फोन बंद हुआ था यहाँ पर एक मोबाइल के और भी नेटवर्क आ रहे हैं। और इन सारी ही चीजों के ऊपर जब और अच्छे से काम किया जाता है तो पुलिस वालों को पता चलता है कि ये जो चौथा मोबाइल यहाँ पर था वो निरंजन भट्ट नाम के किसी व्यक्ति का है। तो पुलिस वाले भास्कर के घर पर जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर पूछताछ करते हैं कि जो ये निरंजन है आखिरकार ये कौन है। राजेश्वरी भी इस टाइम भी नॉर्मली यही बात पुलिस वालों को बताती है कि जनाब, वो तो हमारा पंडित है, हमारे घर पर काफी बार वो हवन करने के लिए या फिर नॉर्मली भी वो काफी बार हमारे घर पर आता रहता है। और जिस टाइम वो यहाँ पर आया था उस टाइम हम लोग घर पर ही थे और हमें नहीं लगता कि इन सारी ही चीजों के पीछे वो व्यक्ति हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस वाले इन सारी ही चीजों की छानबीन करते जा रहे थे तो पुलिस वालों को ये बात धीरे धीरे कर लगने लगी कि जरूर जो भास्कर गायब हुआ है उसके पीछे भास्कर की पत्नी राजेश्वरी और उनका वो पंडित ही हो सकता है। तो पुलिस वाले इन्हीं से पूछताछ करने लगते हैं। अब पुलिस स्टेशन में आराम से ले जाकर बैठा कर कि इसी टाइम राजेश्वरी ने ये बात बतानी शुरू की कि जनाब, मैंने ये सब नहीं किया है और मुझे इस बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर है कि इनके पीछे कौन हो सकता है। तो पुलिस वालों ने कहा कि अभी तक आप आखिरकार चुप क्यों थी। तो उसने बताना शुरू किया कि जनाब, मुझे यही लग रहा था कि उसके पति शायद अपनी उसी प्रेमिका से मिलने के लिए गए होंगे, जिसके कारण कि भास्कर के पास हमारे लिए टाइम था ही नहीं। और मुझे नॉर्मली यही लग रहा था कि बहुत जल्द वो वापस आ जाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे कर जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो मैं इन सारी ही चीज़ों के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ। पहले तो मुझे यही लग रहा था कि बेवजह में हमारा इतना बड़ा कारोबार है, कितने बड़े कारोबारी उसके पति हैं, उनकी बेवजह में ही बेइज्जती होगी। तो अब मैं इन सारी ही चीज़ों को बिल्कुल भी छिपाना नहीं चाहती और वो सारी ही चीज़ें पुलिस वालों को बताने लगती है कि एक ऐसी महिला मौजूद है यहाँ, पता नहीं वो कहाँ की रहने वाली है। उसे सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता है कि उसके पति का उसके साथ अफेयर चल रहा है। उसके और उसके पति के बीच काफी बार इन सारी ही चीजों को लेकर लड़ाई हो चुकी है, लेकिन उसके पति उस महिला को
छोड़ने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। और इसी टाइम पुलिस वाले जब भास्कर की माँ के पास यही सारी बातें पूछने के लिए जाते हैं तो भास्कर की माँ ने इन सारी ही चीजों से साफ इनकार कर दिया। उसने बताया कि जनाब वो एक काफी बड़ा कारोबारी है। यहाँ पर अगर कर्नाटक में देखा जाए तो इसका एक काफी बड़ा होटल है, और इसके अलावा अगर सऊदी अरब में देखें तो वहां पर भी इसकी काफी सारी मार्केट खुली हुई है। पहले इसके पास इतने पैसे नहीं थे, ये यहीं पर रहकर छोटा मोटा काम किया करता था, लेकिन जब इसका यहाँ पर काम नहीं बनता है तो इसकी सऊदी अरब में काफी सारे लोगों के साथ जान पहचान थी। इसने काफी सारे पैसे इकट्ठे किए और ये सऊदी अरब जा पहुंचता है। वहां पर जाकर इसने एक सुपरमार्केट को किराए पर लेकर काम करना शुरू किया। उसके बाद लगातार दिन रात ये मेहनत करता है, और एक दिन ऐसा भी आया जब इसने काफी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था, और उसके बाद जिस सुपरमार्केट में ये किराए पर लेकर काम कर रहा था ये उसने खुद की खरीद ली। वहां पर ये फिर भी नहीं रुकता है, लगातार मेहनत करता रहता है, और उसके बाद इसके पास इतने सारे पैसे आ चुके थे कि ये और भी सुपरमार्केट खरीद सकता था। इसने लगातार एक के बाद दो के बाद तीन के बाद चार, और इसी तरह करते करते काफी सारी सुपरमार्केट खरीद ली थी। और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो इसके पास काफी सारा पैसा इकट्ठा हो चुका था। उसके बाद ये वापस हमारे यहाँ कर्नाटक ही आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा होटल वो खोल लेता है। पहले इसने छोटा खोला, लेकिन धीरे धीरे बढ़कर ये होटल भी काफी बड़ा हो चुका था। उसके बाद इसकी शादी कर दी जाती है 1994 में राजेश्वरी नाम की इस महिला के साथ, और शादी के करीबन 1-1.5 साल बाद ही इनके घर पर एक लड़का होता है जिसका नाम इन्होंने नवनीत रखा था। उसके बाद भी सारी की सारी चीजें बड़े ही अच्छे से चलती रहती हैं, लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो इसके और इसकी पत्नी के बीच काफी सारी लड़ाइयां हो रही थी। ये सारी की सारी लड़ाइयां करीबन 2015 से शुरू हुई थी। इससे पहले ये पति पत्नी आपस में बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि इनके बीच लगातार लड़ाइयां बढ़ती जा रही थी। और जो ये भास्कर की पत्नी है ये उसके ऊपर पता नहीं अजीबोगरीब क्या क्या इल्जाम लगाती रहती है। वैसे अगर उस लड़के को देखा जाए तो वो काफी ज्यादा मेहनती है, और ज्यादा से ज्यादा टाइम वो सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबार को दिया करता था। इन फालतू की उलझनों में वो कभी पड़ा ही नहीं। इन सारी ही चीजों के बारे में जब पता चलता है तो अब पुलिस वालों को शक होने लगता है कि आखिरी टाइम में अगर देखा जाए इनके घर पर तो वहां पर राजेश्वरी का मोबाइल था, उसके बेटे नवनीत का मोबाइल था, और इसके साथ साथ भास्कर का भी मोबाइल मौजूद था। लेकिन आखिरी टाइम में जब भास्कर का मोबाइल बंद हो गया था तो उसकी आखिरी लोकेशन उसका घर ही दिखाई दे रहा था। और इसके अलावा जो इनके ये पंडित जी हैं इनका भी बीच बीच में काफी बार नाम आ रहा है। तो पुलिस वाले इन तीनों ही लोगों को पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं, और वहां पर जाकर उनसे पूछताछ करने लगते हैं। और इन सारी पूछताछों में उस पंडित ने साफ इनकार कर दिया कि जनाब मैं तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर जाता रहा करता था, मुझसे काफी बार वो लोग हवन करवाया करते थे, और इसी सिलसिले में मैं वहां पर गया था। और यही सारी बातें नॉर्मली वो लोग राजेश्वरी और नवनीत से भी पूछते हैं। लेकिन ये सारी पूछताछ कर लेने के बाद जब वो लोग उन्हें वापस भेज देते हैं तो पुलिस वालों को अगले दिन जब उनसे पूछताछ करनी थी तो पुलिस वालों को पता चलता है कि इनमें जो इनका जो ये पंडित है निरंजन, ये यहाँ से भाग चुका है। ये टोटली शहर छोड़कर भाग चुका है, और इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि अब वो कहाँ पर चला गया। तो इस बारे में पुलिस वाले जैसे ही सुनते हैं तो वो लोग उन दोनों बाकी बचे हुए राजेश्वरी और उसके बेटे नवनीत को तुरंत पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर पंडित भाग गया है तो जरूर ये लोग भी भाग जाएंगे। जरूर यहाँ पर कोई ना कोई इन्हीं लोगों ने मिलकर ऐसा कांड रचा है जिसके कारण की अभी तक हमें वो व्यक्ति नहीं मिला है। और उसके बाद वो लोग उन दोनों को ही पकड़कर अपने साथ ले आते हैं और उस पंडित के बारे में और ज्यादा डिटेल से पूछने लगते हैं कि कहां पर वो रहता है, कहां पर इस टाइम वो मिल सकता है, और सबसे बड़ी बात आखिरकार वो भाग कहां पर गया। इन सारी ही चीजों के बारे में जब पुलिस वाले थोड़ी सख्ताई से राजेश्वरी से पूछताछ करते हैं तो राजेश्वरी टूट जाती है और उसने सारी की सारी कहानी शुरुआत से पुलिस वालों को बताना शुरू किया। उसने बताया कि जनाब टाइम करीबन 2014-2015 का था जब इसके बेटे नवनीत की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसके बाद लगातार इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, उसे कोई अंदाजा नहीं था आखिरकार इसे क्या हुआ। नॉर्मली वो लोग डॉक्टर के पास उसे लेकर चले जाया करते थे। डॉक्टर के पास जाने पर उसका बेटा ठीक भी हो जाया करता था, लेकिन ज्यादा दिनों तक वो ठीक नहीं रहा करता था। हफ्ते 10 दिन बाद या फिर महीने बाद ही उसकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। काफी बार वो डॉक्टर्स के चक्कर लगा चुकी थी कि तभी राजेश्वरी के एक रिश्तेदार ने उसे ये बात बताई कि हो
सकता है ये सारी की सारी जो बीमारी आज के टाइम में तुम्हारे लड़के को हो चुकी है, इनका इलाज डॉक्टर के हाथ में ना हो तो तुम्हें थोड़ी झाड़ फूक वगैरह करवा लेनी चाहिए। हो सकता है तुम्हारे लड़के को टोक लग गई हो तो तुम्हें किसी तांत्रिक से या फिर पंडित से इन सारी चीजों के बारे में पूछना चाहिए। उसने काफी सारे तांत्रिकों से जाकर मिलने की कोशिश की, काफी सारे पंडितों से वो मिलती है और इन्हीं सभी में से एक था निरंजन भट्ट। निरंजन भट्ट उनके घर पर आता है, वहां पर आकर सारी की सारी अपने अनुष्ठान जो भी उसे करने थे, उनके घर की शुद्धि वगैरह करने के लिए, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी उनके घर में हो उसे बाहर निकालने के लिए वो इन सारी ही चीजों को कर लेता है। और इसी बीच निरंजन भट्ट ने राजेश्वरी से ये बात कही कि तुम्हारे घर में सच में ही नेगेटिव एनर्जी मौजूद है, तो काफी सारे हर महीने तुम्हें यहाँ पर हवन वगैरह करवाने होंगे, काफी सारी शुद्धि वगैरह यहाँ पर करवानी होगी और उसके बाद सारी ही चीजें ठीक हो जाएंगी। राजेश्वरी इस बात के लिए राजी हो जाती है और उसने अपने पति, जो कि इस टाइम सऊदी अरब में अपने कारोबार के सिलसिले में रह रहे थे, बीच बीच में वो हर महीने लगभग 2-3 बार अपने परिवार से मिलने के लिए यहाँ पर आते रहा करते थे, उन्हें ये सारी की सारी बातें बताई। उसका पति भी इस बात के लिए राजी हो जाता है कि डॉक्टर्स के पास तो हम काफी ज्यादा घूम चुके हैं, हो सकता है हमारे बेटे का जो इलाज है कुछ इस तरह से ही हो जाए, तो तुम उस पंडित से ही पूछ लो कि किस तरह से वो घर की शुद्धि करने वाला है और इसके अलावा किस तरह के वो हवन वगैरह करने वाला है। और इन्हीं हवन के सिलसिलों के चलते वो पंडित लगातार इनके घर पर आता रहता है। काफी बार वो आया करता था, यहाँ पर हवन वगैरह करता, उसके बाद वापस चला जाता। और निरंजन जब बार बार इस घर में आ रहा था, बार बार में वो राजेश्वरी से मिल रहा था, तो ये दोनों ही एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। और ये इतने ज्यादा एक दूसरे के नजदीक आ चुके थे कि राजेश्वरी के पास पैसे वगैरह की कोई कमी नहीं थी, तो राजेश्वरी ने निरंजन के लिए एक घर खरीद कर उसे दिया। इसके अलावा काफी सारा उसने कैश उसे दिया, एक गाड़ी भी उसने उसे दिला दी। और इसके अलावा अब वो दोनों बाहर भी मिलने लगे थे। लेकिन जैसे ही इन सारी ही चीजों के बारे में भास्कर के माता पिता ने भास्कर को बताया, तो भास्कर अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है कि आखिरकार तुम्हारा उस पंडित के साथ चल क्या रहा है। तो राजेश्वरी ने इस बात से इनकार कर दिया और उसने यही बात कही कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की भलाई के लिए उनके साथ यहाँ वहाँ चली जाती हूँ, अनुष्ठान के लिए मुझे जाना पड़ता है। लेकिन भास्कर इन सारी ही चीजों से सेटिस्फाई नहीं होने वाला था, जिसके चलते वो राजेश्वरी से यही बात कहता है कि चलो ठीक है, जो कुछ भी है तुम अपने बच्चे का बस ध्यान रखना, उसे जल्द से जल्द ठीक करवाओ जितना जल्दी भी हो सके। लेकिन राजेश्वरी को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सारी ही बातें बोलकर भास्कर वापस सऊदी अरब तो चला गया है, लेकिन उसके पीछे काफी सारे लोग अब पड़ चुके हैं। राजेश्वरी के पीछे अब काफी सारे लोग उसका पीछा कर रहे थे, इन सारी ही चीजों को डिटेल से भास्कर को बता रहे थे कि अब उसकी वाइफ यहाँ पर है, पंडित के साथ है। भास्कर इन सारी ही चीजों का पल पल पता लगा रहा था। और एक टाइम ऐसा भी आया जब भास्कर के पास वो सारी की सारी फोटो भेज दी जाती हैं जब राजेश्वरी निरंजन के साथ फिजिकल रिलेशन बना रही थी। ये सारे ही फोटो भास्कर के पास पहुंचा दिए जाते हैं और सारे के सारे एविडेंस जब इकट्ठा हो चुके थे तो भास्कर वापस कर्नाटक आता है और अपनी पत्नी से बैठकर आराम से बातें करता है। उसने ये बात बताई कि मुझे पागल बनाना बंद करो, मुझे इन सारी ही चीजों के बारे में पता चल चुका है जो कि तुम मेरे पीछे से कर रही हो। तो उसकी पत्नी अभी तक इस बारे में नहीं जानती थी कि इन सारी ही चीजों के बारे में उसे पता चल चुका है। वो नॉर्मली यही बात कहती है कि तुम तो बेवजह मेरे ऊपर शक कर रहे हो। और उसके बाद भास्कर ने वो सारी की सारी फोटो अपनी पत्नी को दिखानी शुरू की। ये बात कही कि तुम्हारा इतना बड़ा एक बच्चा हो चुका है, मैं वहां पर बाहर रहकर तुम्हारे लिए इतना ज्यादा पैसे का प्रबंध कर रहा हूं ताकि तुम लोग यहाँ पर आराम से रह सको, लेकिन तुम तो कुछ ऐसा कर रहे हो। ये सब मैं बिल्कुल भी सहन करने वाला नहीं हूं और आगे की तुम अपने आप ही देख लो। ये सारी ही बातें बोलकर वो वापस अपने काम पर चला जाता है। और दूसरी तरफ राजेश्वरी निरंजन को इन सारी ही बातों के बारे में बताती है। निरंजन अब यही बात सोचता है कि जरूर अगर तुम्हारे पति को इन सारी चीजों के बारे में पता चल चुका है तो वो कोई ना कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। या तो तुम्हें वो मुझसे मिलने नहीं देगा या फिर हो ये भी सकता है कि वो तुम्हें तलाक दे दे। तो इन्हीं चीजों के बारे में अब राजेश्वरी सोच रही थी। वो अपने बेटे के साथ इन सारी ही चीजों के बारे में बातें करती है और उस टाइम उसके बेटे ने ये बात बताई कि एक वकील उसके पिता से मिलने के लिए आया था। तो राजेश्वरी पता लगाने लगती है कि आखिरकार वो वकील उसके पति के पास क्यों आया था। और उस टाइम उसे पता चलता है कि उसका पति उससे इतना ज्यादा नाराज हो चुका है कि उसने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी उसके पास थी उन सारी ही प्रॉपर्टी को
30% तो अपनी बहनों को दे दिया है और बाकी जो 70% बची थी उसे अपने भाइयों में बांट दिया है। इन सारी ही चीज़ों की फाइल इस टाइम वो वकील तैयार करवा रहा है और कुछ एक दिनों बाद ही इनकी हाथ से ये सारी ही चीज़ें निकल जाएंगी। तो जल्द से जल्द उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिसके चलते उसका पति अपनी इस प्रॉपर्टी को अपने रिश्तेदारों को ना बांटे। और इसके तौर पर तो एक यही चीज हो सकती थी कि भास्कर उनके रास्ते से हट जाए इससे पहले कि वो इस सारी ही प्रॉपर्टी को अपने रिश्तेदारों को बांट दे। तो इस टाइम राजेश्वरी अपने बेटे नवनीत के साथ अपने घर पर बैठी हुई थी। उसने उस पंडित को भी वहां पर बुला लिया था और ये तीनों ही लोग यहाँ पर बैठकर आपस में तरकीब लगाने लगते हैं कि हम लोग उस बंदे को किस तरह से गायब कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा जुगाड़ कर पाए जिससे कि हमारे हाथ से ये प्रॉपर्टी ना निकले। तो जब ये तीनों ही लोग आराम से बैठे हुए थे तो सारे ही लोग अपना अपना दिमाग लड़ा रहे थे। सबसे पहले एक आइडिया जो उनके दिमाग में आया वो ये था कि हम उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा सकते हैं, उसके बाद ये पूरे तरीके से बेहोश हो जाएगा और उसके बाद हम लोग उसका दम घोट देंगे। लेकिन अब क्लोरोफॉर्म हम लोग कहाँ से जुगाड़ करें इस बारे में उन्हें नहीं पता था। तो उसके बेटे नवनीत ने एक और नई तरकीब के बारे में बताया। उसने बताया कि हो सकता है जब उसके पिता घर से बाहर जाएं, वो बिल्कुल अकेले हों, तो वो उनके ऊपर गोली चला दें। किसी को इस बारे में पता ही नहीं चलेगा कि आखिरकार किसकी इसके साथ दुश्मनी थी, कौन इसके ऊपर गोली चलाकर चला गया और पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अब इसके लिए तो एक बंदूक का जुगाड़ करना होगा और वो लोग एक बंदूक का जुगाड़ भी नहीं कर पाए। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि जो पारा है उसका हम लोग जुगाड़ कर सकते हैं और पारा अगर इंसानी शरीर में चला जाता है तो उसकी मौत डेफिनेटली है। लेकिन पारा को अगर देखा जाए तो जरूरी नहीं कि वो उस आदमी को हाथों हाथ ही मार देगा। हो सकता है पारा उसे मारने में कुछ एक टाइम ले ले और तब तक ये जाकर उस वकील के पास सारे के सारे साइन वगैरह कराए। उसके बाद ये अगर मर भी जाता है तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला। और इस तरीके को भी वो लोग डिनाई कर देते हैं। लेकिन इन सारी ही चीजों को जब वो लोग सोच रहे थे तो उसके बेटे नवनीत के दिमाग में एक और सवाल आता है। उसने ये बात बताई कि विदेशों में एक ऐसी बंदूक भी आती है जिससे कि अगर हम लोग किसी व्यक्ति को शूट कर देते हैं तो उसके शरीर में किसी भी तरीके का कोई बड़ा सा होल नहीं होगा, कोई खून वगैरह बाहर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी पिन जाकर उस आदमी को लगेगी जिससे कि तुरंत जिस व्यक्ति को वो गोली मारी गई है या फिर हम कहें वो पिन मारी गई है उसे कार्डियक अरेस्ट आएगा और उसके बाद तुरंत ही उसकी मौत हो जाएगी। क्यों न हम इस तरकीब को अपनाएं। लेकिन वो बंदूक का जुगाड़ करना काफी ज्यादा मुश्किल था। वो बंदूक तो विदेशों में मिला करती थी और उनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो बंदूक वो विदेश से मंगा पाए, क्योंकि जब तक वो बंदूक आएगी पैसे वगैरह की तो कमी नहीं थी उनके पास, वो उस बंदूक को मंगवा भी सकते थे। लेकिन जब तक वो बंदूक आती यहाँ पर ये बंदा साइन कर चुका होता और इनकी ये सारी की सारी प्रॉपर्टी यहाँ से जा चुकी होती। तो ये ही सारी बातें वो लोग आराम से बैठकर वहां पर डिस्कस कर रहे थे और इन सारी ही चीजों को डिस्कस कर लेने के बाद उन लोगों ने यही कहा कि इस काम को हमें खुद ही अंजाम देना होगा। और अगली सुबह का वो लोग इंतजार करते हैं। जब भास्कर अपने बाथरूम में जस्ट नहा रहा था, नहाकर वो बाहर निकलता है और उस टाइम उसने देखा कि उसके सामने निरंजन दास खड़ा है, उसकी पत्नी खड़ी है और एक तरफ उसका बेटा खड़ा हुआ है। तो वो नॉर्मली जाकर निरंजन से इस बारे में बात करने लगता है कि हाँ भाई, आखिरकार तू यहाँ पर क्यों आया है और इतने दिनों से तू कौन सा हवन, किस तरह का हवन हमारे घर पर कर रहा है, इन सारी ही चीजों के बारे में मुझे जरा बता तो। लेकिन ये सारी ही बातें जब वो निरंजन के साथ कर रहा था तो पीछे खड़ा उसी का बेटा नवनीत अपने हाथ में एक भारी सी चीज उठा कर लाता है और उसे अपने पिता के सिर पर दे मारता है। और जैसे ही भास्कर के सिर में चोट लगती है, वो नीचे गिरता है, वो तीनों ही लोग उसके ऊपर धावा बोल देते हैं और उसका गला घोटकर उसे वहीं पर मार डालते हैं। उसके बाद वो लोग उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उन्होंने इन सारी ही बातों के बारे में सोच लिया था कि अगर हम लोग इसकी बॉडी को इस घर से बाहर लेकर जाते हैं, काफी बड़ा इसका शरीर है, एक भारी सी चीज को अगर हम लोग बाहर लेकर जाएंगे तो जरूर पड़ोस वाले हमें देख लेंगे। तो इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ हमें यहीं पर करना होगा। जिसके तौर पर निरंजन ने वहां पर एक बड़ा सा हवन कुंड बनाया और उसमें आग जलानी शुरू की। उसने ये बात कही कि हम लोग यहाँ पर एक हवन करने वाले हैं और उसके अंदर भास्कर की हम लोग आहुति देने वाले हैं। इस चीज के लिए राजेश्वरी तैयार हो जाती है, उसका बेटा नवनीत तैयार हो जाता है और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस घर में इनके अलावा कोई था ही नहीं। वो तुरंत जाती है बाजार में और वहां से जितना भी हवन का सामान लेकर आना था उससे कहीं ज्यादा सामान वो लोग अपने साथ ले
आते हैं और वहां पर लाकर हवन शुरू कर दिया जाता है। इसके बाद जब हवन शुरू हो चुका था, उसके अंदर से काफ़ी सारा धुआं निकल रहा था। उसकी बॉडी पार्ट्स को उठाकर वो लोग उसी हवन में डाल रहे थे, जो कि कुछ एक देर पहले ही निरंजन ने बनाया था। तो उसमें काफ़ी सारी लकड़ियां थी। लकड़ियों के बीच भास्कर को वो लोग छोटे छोटे हिस्सों में डालकर जला रहे थे कि इसी टाइम जो इनका घर का ड्राइवर था वो घर के बाहर मौजूद था। उसने देखा कि काफ़ी सारा धुआं घर से बाहर आ रहा है। नॉर्मली तौर पर भी अगर देखा जाए तो ये लोग अपने घर में हवन करवाते रहा करते थे। धुआं आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके अंदर से काफ़ी गंदी स्मेल भी आ रही है। तो आखिरकार ये स्मेल किस चीज़ की है, मुझे जाकर तुरंत चेक करना चाहिए। और वो घर के अंदर आ पहुंचता है। उसने आकर देखा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली हवन चल रहा है। तो उसने अपनी मालकिन से कहा कि घर के बाहर तो काफ़ी गंदी बदबू फैल चुकी है, आखिरकार आप लोगों ने इस हवन में ऐसा क्या डाल दिया है। तो राजेश्वरी ने अपने ड्राइवर से कहा कि नवनीत की पिछले काफ़ी दिनों से लगातार तबीयत खराब होती जा रही थी। तो पंडित जी ने ये बात कही है कि यहाँ पर 7 मुर्गों की आहुति देनी होगी, जिसके तौर पर 7 मुर्गों को यहाँ पर काट कर डाल दिया गया है। ये सारी ही चीज़ें राजेश्वरी का ड्राइवर राघवेंद्र आराम से देख सकता था कि यहाँ पर मांस के काफ़ी सारे टुकड़े पड़े हुए हैं और हो सकता है ये कुछ इसी तरह की आहुति यहाँ पर दे रहे हों। यही बातें सोचकर वो वापस घर से बाहर आ जाता है। वो लोग अंदर पूरे तरीके से उसके शरीर को जला चुके थे। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर जो राख बची हुई थी उसमें इंसानी हड्डियाँ मौजूद। तो राजेश्वरी, नवनीत और निरंजन ने मिलकर उसकी सारी की सारी हड्डियों को निकाला, एक अलग थैले में डाला और उसमें डालकर अपने जो घर के बाहर वो ड्राइवर इस टाइम भी ड्यूटी दे रहा था उसे घर के अंदर बुलाया और ये बात कही कि यहाँ पर राख काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी है। इस सारी ही राख को इकट्ठा करो और इसे हमें ले जाकर किसी न किसी नदी में प्रवाहित करना होगा। तो ड्राइवर भी उस सारी ही राख को इकट्ठा करके कट्टे में डलवाकर उसे वहां पर प्रवाहित करवाने ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और जिस टाइम वो वहां पर उस कट्टे में ये सारी राख डाल रहा था तो उसके हाथ एक हड्डी लगती है। इन लोगों ने काफ़ी सारी हड्डियां एक थैले में डाल दी थी, लेकिन अभी भी भास्कर के शरीर की एक हड्डी ऐसी मौजूद थी जो कि इस राख में रह गई थी। और जैसे ही उस ड्राइवर ने उस हड्डी को उठाकर देखा तो उसे पता चल गया कि ये तो एक इंसानी हड्डी है। उसने अपनी मालकिन की तरफ देखा और उसकी मालकिन ने यही बात कही कि तुम चुप रहना, तुम्हें पैसे वगैरह मिल जाएंगे, जितना भी जो कुछ तुम चाहते हो, लेकिन इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कुछ एक देर बाद ही एक हवन और हो जाए और उसके अंदर तुम्हें भी डाल दिया जाए। तो ड्राइवर यही बात कहता है कि मालकिन आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करने वाला हूँ। और वो लोग उसके शरीर के सारी हड्डियों को उठाकर, सारी की सारी जितनी भी वहां पर राख मौजूद थी उसे उठाकर वो लोग किसी नदी के पास लेकर जाते हैं और वहां पर ले जाकर उन कट्टों को यूं ही फेंक देते हैं। ये सारी ही बातें जैसे ही पुलिस वालों को पता चलती हैं तो वो लोग राजेश्वरी को, उसके बेटे नवनीत को, दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और दूसरी तरफ अभी भी निरंजन को ढूंढ रहे थे। जैसे ही निरंजन मिलता है इन तीनों को ही इकट्ठा कर लिया जाता है और उसके बाद ये बात पूछी जाती है कि वो जगह कहाँ पर है जहाँ पर कि तुम लोग उसे ठिकाने लगा कर आए थे। वहां पर जाकर पुलिस वाले सारे के सारे सबूतों को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां पर उनके इन सारे कारनामों को देखकर इन तीनों को ही उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। वैसे एक बंदा ऐसा था जो कि अपने घर पर भी, जहां पर वो रहा करता था, वहां पर उसने एक बड़ा सा होटल खोल दिया था। काफी अच्छा उसका होटल चल रहा था। इसके अलावा वो अपने परिवार के लिए, ताकि उसके परिवार वालों को कोई भी दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, जाकर सऊदी अरब में दूसरे देश में जाकर मेहनत करता है, अपने परिवार से दूर रहता है ताकि उसके परिवार वालों को रहने में कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसके परिवार वालों को देखा जाए जिसके लिए वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा था, उन्होंने उसे इतनी ज़्यादा बेरहमी से मार डाला। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस केस से रिलेटेड काफ़ी सारे ऐसे फ़ोटो मौजूद हैं जो कि मैं यहाँ पर तो नहीं दिखा सकता कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण, लेकिन अगर आप लोग वो एक्चुअल फोटोज़ देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज डाल सकते हैं। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी इस बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की काफी सारी स्टोरी मैं लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट सिमरन को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।